बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिफरेंट गैसेस इन द ब्लड्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन लंग से एल्वियोलाई से टिश्यू से बैक टू द लंग्स ये कैसे होगी। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 3 वेज हैं जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। जो सबसे मेजर कंसंट्रेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में है, फ्रॉम टिश्यू कैपिलरीज टू द लंग्स। और दूसरा उसमें से है in the form of the carbaminohemoglobin 23% और dissolved in the plasma वो 7% है। यहाँ से में एक इम्बिग्विटी है हमारी बुक के अंदर। यहाँ से कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन उसको कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट यानी प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच हो। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो अक्सर बुक्स में लिखा भी है, हमारी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड मेंशन भी हैं, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट सेम होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है, वो उसका प्रोटीन पार्ट है, वो उसका ग्लोबिन पार्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहते हैं कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन। रिमेंबर वन थिंग, ये एक बुक में मिस्टेक भी है। हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने एक डायग्राम के अंदर इसी स्लाइड्स के अंदर सारे एस्पेक्ट्स को सम अप कर दिया। अब जरा इसको तवज्जो से समझिएगा ये कैसे। अब इसमें से नंबर 1 के ऊपर यहां से दिस इज द नंबर 1 हियर। नंबर 1 के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। सबसे ज्यादा दिस इज अ टिश्यू सेल, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है, यानी उसमें ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के दरमियान जो स्पेस है इंटरस्टिशियम है। सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू के सेल के अंदर ज्यादा होगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले डिजॉल्व होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली होती हुई टिश्यू कैपिलरीज बेड की तरफ जाएगी। टिश्यू ब्लड कैपिलरीज का जो बेड है इसमें से एरिथ्रोसाइट जो आरबीसीज होते हैं ये डायरेक्टली आरबीसीज के अंदर चले जाती है। आरबीसीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो इसमें से कार्बोनिक एसिड जो बनेगा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। कार्बोनिक जो एसिड बनता है इस रिएक्शन को असिस्ट करने वाला एक एंजाइम है, उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस एंजाइम ओनली प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होगा, प्लाज्मा के अंदर ये मौजूद नहीं होता। तो जैसे ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये कैपिलरी बेड ऑफ टिश्यूज के अंदर हो रहा है। यही जो उसमें से कार्बोनिक एसिड होगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये ब्लड डायरेक्टली गोज टूवर्ड्स द लंग्स। जैसे ये लंग्स के पास पहुंचेगा वहां पर ये बाइकार्बोनेट जो होगा, ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होगा। ये रिएक्शन लंग्स के अंदर हो रहा है। लंग्स के अंदर मतलब लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिसने एल्वियोलस को इंसर्कल किया हुआ है, ये वहां पर रिएक्शन हो रहा है और वहां पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको रिवर्स कर देता है, यानी बाइकार्बोनेट को दोबारा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर चेंज कर देता है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस हो गया और नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो इसमें से बाइकार्बोनेट होगा, ये यहाँ पर आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर एक कैरियर प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ये इसमें से अपोजिट वे में ट्रांसपोर्टेशन करेगी, किसकी, यहां से रेड ब्लड सेल के अंदर से बाइकार्बोनेट आयंस को पकड़ेगी और यहां से ले जाएगी टुवर्ड्स द ब्लड प्लाज्मा। और फिर
एक नेगेटिव आयन बाहर गया, इसकी रिस्पांस में एक नेगेटिव आयन अंदर की तरफ आएगा। इसमें से आयंस के ऊपर चार्ज की कंसंट्रेशन क्वांटिटी सेम है बट डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। तो ये बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से निकलकर सीधा इसके प्लाज्मा के अंदर चला गया और प्लाज्मा से क्लोराइड ब्लड सेल के अंदर आ गई। तो जैसे ही ये बाइकार्बोनेट बाहर गया, ये बाइकार्बोनेट कंबाइन हो गया सोडियम के साथ, तो इसने बना लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज अ प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल के अंदर आ रहा है, यही क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर पोटासियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड बना लेगा। ये रिएक्शन यहां तक रहा। अब दूसरी बात रही इसमें से कि जो हाइड्रोजन आयन था ये कहां पर जाएगा। हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस की वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, पीएच में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेचर ने यहाँ पर एक बड़ा यूनिक प्रोसेस डेवलप किया है। यही जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन किसके साथ होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ से आपने देखा रेड ब्लड सेल के अंदर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O2 यानी एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और ये रिएक्शन भी बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कहाँ पर है, तो ये साथ रिएक्शन में साथ यही बता रहा हूँ, ये कहाँ पर होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ये ब्लड टिश्यू की तरफ जो ब्लड जा रहा है वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ऑक्सीजन मौजूद होगी। जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ इसमें से अटैच होगा तो फौरन ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगी, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्पेयर हो जाएंगे। ये यहाँ से डायरेक्टली मूव करने के बाद ये चले जाएंगे टिश्यूज की तरफ और बाकी हीमोग्लोबिन बाकी बच जाती है। इस हीमोग्लोबिन के साथ ये हाइड्रोजन आयन जाकर अटैच हो जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है HHB बन जाता है, यानी इसको कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। इस हीमोग्लोबिनिक एसिड बनने का मकसद ये था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कहीं ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब ना कर दें। अगर ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी जो कि 7.4 है, स्लाइटली अल्कलाइन है, तो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस यहाँ पर हो रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नेचर ने इसको यहाँ से स्टेबलाइज कर दिया। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर सीधी कहाँ पर जा रही है, ये टिश्यूज़ की तरफ जा रही है, दैट इज़ टिश्यू के सेल्स की तरफ जा रही है ताकि इसकी यूटिलाइजेशन हो जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन टूवर्ड्स द, ये भी आरबीसीज के अंदर ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अब ब्लड प्लाज्मा से होते ही रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगी तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइन हो जाती है, जैसे आपको बता चुका हूँ, ये हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट या प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होगी तो ये HbCO2 बनती है, जिसको कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का नाम दे दिया जाता है। ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये भी जैसे आप लोगों में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसी फॉर्म में ये लंग्स की तरफ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जिसमें से थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के अंदर उसमें डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है जो कि 7% तक कॉन्स्टिट्यूट करती है। रिमेंबर वन थिंग, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन क्या बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में नहीं बनता? बनता है। देखें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलेगी, ये बाइकार्बोनिक, इसमें बाइकार्बोनेट बनेगा, इसमें से कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, हो रहा है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत इंटरवल चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, ये बहुत स्लो है। अगर सिर्फ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तो सिर्फ लंग्स इसमें रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, वो प्लाज्मा में नहीं है। तो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम लोअर कर देते हैं। तो आरबीसीज के अंदर ये रिएक्शन तो दोनों होंगे, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन है ये बहुत स्लो होगा, ये बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकन ये वर्क होगा। तो ये बट ये हम ये नहीं कह सकते ये प्रोसेस रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, बट प्लाज्मा में भी होता है, ये वेरी स्लो होगा।
हमारी बुक्स में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातों ये ऐसे नहीं है। यहाँ से एक बात जो बात बता रहा था, ये बाइकार्बोनेट बाहर की तरफ गया और क्लोराइड अंदर की तरफ है, इसको नाम दे दिया जाता है क्लोराइड शिफ्ट का, या इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है हेम्बर्जर्स फिनोमिनन का नाम दे दिया जाता है। ये सारे रिएक्शन मैंने आप लोगों से शेयर किए। अब ये बात ये आती है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, या कार्बोमाइन और हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लंग्स की तरफ पहुंचती है, लंग्स कैपेसिटी की तरफ पहुंचेगी, जिसने एल्वियोलस को सराउंड किया होता है, तो वहां पर रिएक्शन कैसे होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिवर्सल रिएक्शन है, ये कैसे रिवर्सल होगा, ये क्यों रिवर्सल होते हैं? ये रिवर्सल रिएक्शन डिपेंड्स करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर, कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अपना रिएक्शन परफॉर्म, रिएक्शन रिवर्सिबल वैसे हो जाएगा। जैसे आपने देखा है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज के अंदर ज्यादा होगा, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर वहां पर ज्यादा है। जब यही टिश्यूज के अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलकर सीधी ब्लड के अंदर जाती है। अब ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ जाती है, वहां भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर ज्यादा है, ब्लड से निकलकर एल्वियोलस की तरफ जाएगी। अब एल्वियोलस की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ने कैसे जाना है, ये फिनोमेना मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं अनलोड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। कैसे होगा? अब यहां से देखें, ये बात मैं आपको बता दी, एल्वियोलस है, ऑक्सीजन ज़्यादा, ये भी मैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस नहीं की, ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन सीधी लंग्स के अंदर जाए, लंग्स से होती ही आरबीसीज के अंदर जाएगी। आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना हुआ था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पर ज़्यादा, ये उसमें हाइड्रोजन आयन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसकी जगह खुद ले लेगी। तो इसको हेल्डेन इफेक्ट शिफ्ट भी का नाम भी दे दिया जाता है। ये रिएक्शन आरबीसीज के अंदर हो रहा है। ये ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ मिलेगी, ये इसमें से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, ये बाइकार्ब इसमें से हाइड्रोजन आयन स्पेयर हो जाता है आरबीसीज के अंदर। ये रिएक्शन लंग्स के ब्लड कैपिलरीज के अंदर इसमें से हो रहा है, जो कि एल्वियोलस को इनसर्कल कर रही है। यहां से क्लोराइड शिफ्ट का रिवर्सल हो रहा है, जिसके हम बर्जर इफेक्ट का हमने पहले नाम दिया था, और ये उसका रिवर्सल है। रिवर्सल इसमें से कैसे? पहले बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर निकला था, क्लोराइड अंदर आई थी, अब इसका रिवर्स हो गया। अब बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, क्लोराइड आयन बाहर की तरफ निकलेगा। अब ये शिफ्ट उसको जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, अब इसमें से देखिए बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से डायरेक्टली ब्लड सेल के अंदर आरबीसीज के अंदर आया, और क्लोराइड जो पहले आरबीसीज के अंदर आई थी ये बाहर चले जाएगी। यही जो बाइकार्बोनेट है इसके साथ ये हाइड्रोजन आयन अटैच होगा। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ से शो कर दिया कि जैसे हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी और हाइड्रोजन आयन स्पेयर हो जाएगा। इस क्लोराइड बाइकार्बोनेट के साथ अटैच होगा तो इसमें से कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन ब्लड की सेल के अंदर हो रहा है। तो यह फिर दोबारा इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है, इसका ये रिवर्सल करेगा। रिवर्सल क्या करेगा? इसको आरबीसीज के अंदर इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रोकन डाउन करेगा। जैसे उसमें ब्रेकन डाउन हो जाएगा तो वाटर ब्लड सेल के अंदर ही रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर चले जाएगी, प्लाज्मा से अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डायरेक्टली मूव टू द एल्वियोलस, और एल्वियोलस से इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर दोबारा एक्सहेल कर दिया जाएगा। यही इसी रिएक्शन की एलाबोरेटेड फॉर्म है। उसी तरह जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसकी ये डुप्लीकेटेड फॉर्म है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई। अब इसमें से थर्ड प्रोसेस देखा जाता है, इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट कैसे करते, कौन रेगुलेट करता है? इसका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा है, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है जो रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें से कैसे पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई? फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कीमोरिसेप्टर इन द ब्लड कैपिलरीज। कहां पर मौजूद होंगे? दो तरह लोकेशंस हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेट करते हैं, वो कहाँ पर हैं? ये मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा की सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाथ भी करते हैं, जो कि
जो ब्रेन की वेंट्रिकल्स होती हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, जहाँ पर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है। तो उसकी कंसंट्रेशन से भी पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर हो रही है सीएनएस के अंदर या ब्लड के अंदर। एक तो ये है। दूसरे जो कीमोरिसेप्टर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की एलिवेशन या उसके डाउन को डिटरमिन करते हैं, वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाएंगे? जैसे कि एआर्टा की आर्किंग होती है, वो लेफ्ट साइड को डिसेंड डाउन आर्किंग करके डिसेंड डाउन हो रहा होता है, उसकी आर्क एआर्टा की आर्क के अंदर पाए जाते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दिस देयर्स आर लोकेटेड इन द कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज के अंदर भी मौजूद है, जहाँ से ये ब्लड की सप्लाई जा रही है टूवर्ड्स द हार्ट मसल्स। एक बात मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ। अब ये तो पॉइंट टू पॉइंटर है, ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का बाइंडिंग साइट एक है, हीम पार्ट के साथ अटैच होते हैं। 4 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक ही जगह पर अटैच हो जाते हैं। बट कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी टू अटैच विद द हीमोग्लोबिन 249 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। जैसा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर हीटर एक चलता है, गैस हीटर है, या उसमें से कोल को बर्न किया जाता है और रूम को लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। पहले तो कंबशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ये उसमें से पॉइजनिंग है, जिसका कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है, उससे हेडेक हो जाता है, नाजिया हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट उसमें से हो जाती है, और ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं इसके साथ साथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें से हो जाता है, ये साइलेंटली, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ये साइलेंटली ब्लड के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे जैसे ब्लड के साथ अटैच हो जाती है, 2 मेजर इफेक्ट काज करती है। एक इफेक्ट तो ये काज करती है कि हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली अटैच हो जाती है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखती नहीं है। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को स्टॉप कर देती है, उसको हिंडर करती है को डिसोसिएट भी ना। ये दोनों सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में रिड्यूस होती चली जाएगी, बंदा कोमा में चला जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेजुअली अपलिफ्ट होती रहती है, अप रेगुलेट होती रहती है, तो फाइनली बंदा कोमे से होता हुआ मौत के मुंह में चला जाता है। तो दैट्स वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड द साइलेंट किलर। तो जब भी ऐसा प्रोसेस होता है तो डेफिनेट डोज को ओपन रखना चाहिए, वरना पता नहीं चलता कि बंदा कब मौत के मुंह में चला गया। तो डेफिनेट इसमें से आपको ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिए होंगे, आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन होगा, और पार्शियल प्रेशर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। पार्शियल प्रेशर कैसे डिटरमिन किया जाता है, कितना प्रेशर उसमें से होता है। होप सो आप लोगों ने इसको अच्छे वे में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।